भारतीय क्रिकेट टीम में चयन का आधार क्या होता है, प्रदर्शन या पहचान? आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सवाल पर सिर्फ एक दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि दरवाज़ा तोड़कर जवाब मांग रहा है। हमारे हाथ लगी है एक वीडियो स्क्रिप्ट और इसका शीर्षक ही धमाकेदार है, गौतम गंभीर का दिल्ली प्रेम या टीम इंडिया के साथ धोखा। एक बात साफ कर दें, ये कोई संतुलित विश्लेषण नहीं है, ये एक सीधा हमला है। ये नए कोच गौतम गंभीर पर पक्षपात के इतने संगीन आरोप लगाती है कि सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट के दावों की एक एक करके पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि इस धुएं के पीछे आग कितनी है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही सुनिए, तेवर बिल्कुल साफ है। टीम इंडिया है या दिल्ली कैपिटल्स और LSG का कोई ट्रायल कैंप? मतलब हद होती है भाई, बेशर्मी का भी अपना एक लेवल होता है। और यही तेवर इसे दिलचस्प बना देता है। देखिए, भारतीय क्रिकेट में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है, कोई नया कोच आता है, तो एक बवंडर जरूर उठता है। लेकिन ये स्क्रिप्ट सिर्फ सवाल नहीं उठा रही, ये तो सीधे सीधे इल्जाम लगा रही है। और ये इतना असरदार इसलिए होता है क्योंकि ये उन लाखों फैंस के दिल की आवाज बन जाता है जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को टीम से बाहर देखकर बेचैन होते हैं। ये उनके शक को शब्द दे देती है, मतलब एक आवाज दे देती है। तो चलिए इनके सबसे बड़े और पहले इल्जाम पर ही आते हैं, जिसे ये दिल्ली कनेक्शन का नाम देते हैं। वीडियो का तर्क है कि अब टीम इंडिया में सिलेक्शन का क्राइटेरिया फॉर्म नहीं बल्कि दिल्ली का आधार कार्ड हो गया है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा। और वो इसे साबित करने के लिए सिर्फ हवा में बात नहीं करते हैं, वो नाम लेते हैं। हाँ, और नाम भी ऐसे जो सीधे गौतम गंभीर से जुड़ते हैं। पहले हर्षित राणा का जिक्र आता है, जो KKR में गंभीर के मेंटरशिप में खेले, और अब ताजा मामला है आयुष बड़ोनी का, जो लखनऊ सुपर जायंट्स में मतलब LSG में गंभीर की मेंटरशिप में खेले हैं। वीडियो चीख चीख कर पूछ रहा है कि इन खिलाड़ियों में ऐसा क्या खास है जो रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्थापित खिलाड़ियों में नहीं था। और ये सवाल उठना स्वाभाविक भी है। मुझे यहाँ वीडियो की एक लाइन याद आ रही है जो बहुत चुभने वाली है। गंभीर भाई, ये टीम इंडिया है, लखनऊ सुपर जायंट्स का नेट सेशन नहीं। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। देखिए, खेल में क्षेत्रीय पक्षपात के आरोप कोई नए नहीं है, दशकों पुराने हैं। बॉम्बे लॉबी, दिल्ली लॉबी, ये शब्द हम हमेशा से सुनते आए हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ एक कोच अपनी पिछली IPL टीम से सीधे खिलाड़ियों को नेशनल टीम में ला रहा है, तो जाहिर है लोग सवाल उठाएंगे ही कि कहीं अपनी पुरानी टीम वालों को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है। इसे हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और सिलेक्शन में आपका फैसला सिर्फ सही होना काफी नहीं है, उसे सही दिखना भी चाहिए। यहाँ वो दिखने वाला हिस्सा वो गायब है। बिल्कुल सही बात है। और इसी शक को और गहरा करने के लिए वीडियो फिर आंकड़ों का हथियार उठाता है, या यूं कहें कि आंकड़ों का मजाक उड़ाता है। आयुष बड़ोनी के आंकड़ों पर तो उन्होंने पूरा एक सेगमेंट ही बना दिया है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि बड़ोनी के पास दिखाने के लिए है क्या। न तो रणजी ट्रॉफी में कोई शतकों की झड़ी लगाई है, न ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोई ऐसा तूफानी प्रदर्शन है कि उन्हें सीधे टीम इंडिया का टिकट मिल जाए। वो बड़ोनी के हालिया प्रदर्शन के आंकड़े दिखाकर पूछते हैं, क्या ये आंकड़े टीम इंडिया के लायक हैं? और फिर वो सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं, ऋतुराज गायकवाड़। हाँ, जाहिर है, एक विलेन है तो एक हीरो भी तो होगा कहानी में। बिल्कुल। और गायकवाड़ को वो एक हीरो की तरह पेश करते हैं। वो बताते हैं कि इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा किया है। लिस्टे में औसत 60 का है, फर्स्ट क्लास में हजारों रन है। IPL में न सिर्फ लगातार रन बनाए हैं बल्कि एक सफल कप्तानी भी की है। वीडियो का सीधा तर्क ये है कि गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि वो न दिल्ली से हैं और न ही गौतम गंभीर की किसी अकादमी से आते हैं। ये सीधे सीधे मतलब एक तरह से चरित्र पर हमला है। और देखिए, ये आंकड़ों का बहुत ही चतुर इस्तेमाल है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप उनसे झूठ बुलवा जरूर सकते हैं। अच्छा। हाँ, एक खिलाड़ी के सबसे खराब आंकड़े चुन लीजिए और दूसरे के सबसे अच्छे, और आपकी कहानी तैयार है, अन्याय की कहानी। सच ये है कि सिलेक्शन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। यहाँ संभावना, जिसे पोटेंशियल कहते हैं, और टीम में खिलाड़ी की भूमिका यानी रोल, वो भी देखी जाती है। सही हो सकता है चयनकर्ताओं को बड़ोनी में वो इम्पैक्ट प्लेयर दिख रहा हो जो आखिरी कुछ ओवरों में आकर मैच पलट सकता है। उनकी स्ट्राइक रेट डेथ ओवर्स में 150 से ऊपर की है। शायद टीम को इस वक्त एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज से ज्यादा एक फिनिशर की जरूरत हो। तो यहाँ बहस बेहतर खिलाड़ी की नहीं बल्कि सही रोल की हो जाती है। लेकिन वीडियो इस बारीकी में नहीं पड़ता।
क्यों? क्योंकि उसकी कहानी सरल और सीधी है। मेहनत करने वाला बाहर, कनेक्शन वाला अंदर। ये बात तो है, लेकिन वीडियो सिर्फ अन्याय पर नहीं रुकता, वो इसे एक कदम और आगे ले जाकर गद्दारी का नाम देता है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक खराब चयन नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के साथ धोखा है जिन्होंने देश के लिए प्रदर्शन किया है। और यहाँ वो 2 खिलाड़ियों का मामला बहुत जोर शोर से उठाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई। जी। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में वो कहते हैं कि जिस खिलाड़ी ने पिछले ही मैच में विकेट लिए, जो पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी करता है और आपको टॉप 7 में एक बाएं हाथ का बल्लेबाजी विकल्प भी देता है, उसे आपने एक ऐसे खिलाड़ी के लिए बाहर कर दिया जो सिर्फ एक विशेषज्ञ मध्यक्रम बल्लेबाज है। ये टीम के संतुलन को बिगाड़ने वाला फैसला है। और फिर आते हैं रवि बिश्नोई पर। वीडियो याद दिलाता है कि ये वो गेंदबाज है जो कुछ महीने पहले तक आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज था। हाँ, ये बात तो सही है। उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए, बिश्नोई वाला मामला वाकई पेचीदा है। उनकी रैंकिंग शानदार रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि हाल के दिनों में उनकी गेंदबाजी थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई थी। अच्छा। अनुमानित। बल्लेबाज उनकी गुगली के लिए पहले से तैयार रहने लगे थे। तो हो सकता है कि चयनकर्ता एक नए अनजान स्पिन विकल्प को आजमाना चाहते हो, जो एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से फायदेमंद दांव हो सकता है। पर ये एक हो सकता है वाली बात है, जो एक क्रिकेट एक्सपर्ट समझ सकता है। लेकिन एक आम फैन के लिए तो ये सीधी सीधी नाइंसाफी है। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्या उस फैन का गुस्सा पूरी तरह नाजायज है जब वो देखता है कि एक टॉप रैंक वाला गेंदबाज बाहर बैठा है और एक अनकैप्ड खिलाड़ी टीम में है? तो गद्दारी जैसा शब्द शायद उसकी भावनाओं को सही तरीके से दिखाता है। हाँ। वीडियो इसी भावना को पकड़ता है। वो कहता है कि ये फैसले क्रांतिकारी नहीं, मनमानी है, और टीम इंडिया को एक गंभीर चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है जहां दोस्तों को नवाजा जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गुस्सा नाजायज नहीं है, और यही इस तरह के कंटेंट की ताकत है। ये गद्दारी और धोखा जैसे शब्द सीधे फैंस के दिल पर असर करते हैं। फैंस का अपने खिलाड़ियों से एक भावनात्मक रिश्ता होता है। उन्होंने बिश्नोई को भारत के लिए मैच जिताते देखा है, सुंदर को मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते देखा है। तो जब उन्हें लगता है कि उनके हीरो के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये शब्द उनके भड़ास को आवाज देते हैं। और यही भावनात्मक आग इस कंटेंट को जंगल की आग की तरह फैलाती है। ये तब सिर्फ एक क्रिकेट विश्लेषण नहीं रहता, ये न्याय की लड़ाई बन जाता है। और भारतीय क्रिकेट में हमने ये न्याय की लड़ाई कई बार देखी है, चाहे वो गांगुली चैपल का दौर हो या कोहली कुंबले का विवाद। ये पैटर्न बार बार लौट कर आता है, और ये वीडियो भी इस लड़ाई को सिर्फ एक कोच या कुछ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रखता। वो इसका दायरा बढ़ा कर देता है और पूरे क्रिकेटिंग सिस्टम पर हमला बोल देता है। हाँ, ये तो एक पुराना पैंतरा है। जब आपको अपना तर्क बहुत बड़ा और जरूरी दिखाना हो, तो एक व्यक्ति की गलती को पूरे सिस्टम की नाकामी बताकर पेश कर दो। बिल्कुल। वीडियो सीधे बीसीसीआई से सवाल करता है, क्या आप सो रहे हैं? क्या चयनकर्ता सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं जो कोच के हर फैसले पर बस मुहर लगा देते हैं? और फिर वो अपना सबसे बड़ा दावा पेश करते हैं, क्या कि सिर्फ एक व्यक्ति के दिल्ली वाले ईगो को संतुष्ट करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है कि एक व्यक्ति का अहंकार देश की प्रतिभा से बड़ा हो गया है। और ये तर्क काम करता है क्योंकि ये दर्शकों को महसूस कराता है कि ये सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के सिलेक्शन का मामला नहीं है, बल्कि ये खेल की आत्मा, उसकी निष्पक्षता का सवाल है। ये एक व्यक्ति के खिलाफ गुस्से को पूरे सिस्टम के खिलाफ एक आंदोलन में बदलने की कोशिश है। ये फैन को बताता है कि अगर आज तुम चुप रह गए तो कल तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी भी इसी सिस्टम का शिकार होगा। ये इसे एक व्यक्तिगत लड़ाई बना देता है। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट क्रिकेट में योग्यता बनाम पक्षपात की उस सदियों पुरानी बहस को एक नया विस्फोटक और बेहद भावनात्मक रूप देती है। ये सिर्फ सवाल नहीं पूछती, ये सीधे सीधे फैसले सुनाती है और लोगों को उकसाती भी है। हाँ, उकसाती है। और इसका अंत तो शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जी, अंत में स्क्रिप्ट दर्शकों से एक सीधा कॉल टू एक्शन करती है। वो कहती है, कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकालो और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बीसीसीआई के बहरे कानों तक पहुंचे। और फिर वो अपनी आखिरी सबसे शक्तिशाली लाइन बोलती है, जो शायद इस पूरे वीडियो का सार है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए क्रिकेट नहीं, कनेक्शन देखा जाएगा। ये लाइन कमाल की है। ये दर्शकों को सिर्फ दर्शक नहीं रहने देती, उन्हें इस लड़ाई का सिपाही बना देती है। ये उन्हें एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि अगर वो चुप रहे तो वो भी इस कथित अन्याय में बराबर के भागीदार होंगे।
ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी बात खत्म करने का। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में उसी सवाल पे वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। और यहीं पर हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाला एक अहम सवाल खड़ा होता है। जब खेल में भावनाएं और आंकड़े इस तरह टकराते हैं तो एक प्रशंसक को किस पर विश्वास करना चाहिए? क्या हमें उन चुनिंदा आंकड़ों पर यकीन करना चाहिए जो एक साफ सुथरी अन्याय की कहानी दिखाते हैं, या हमें कोच और चयनकर्ताओं की उस सोच और संभावना पर भरोसा करना चाहिए जो शायद अभी मैदान पर दिखाई नहीं दे रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह की तीखी आक्रामक आलोचनाएं सिस्टम को जवाबदेह बनाती हैं और उसे बेहतर करने पर मजबूर करती हैं, या ये सिर्फ माहौल में जहर घोलती हैं और खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव बनाती हैं?